गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आपको पता है कि हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं सेबी ग्रेड ए के लिए कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हमारा सिलेबस है कंपनीज एक्ट का, जो कि हमें सेबी ग्रेड ए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो, जो चैप्टर नंबर 12 है वो किसके बारे में डील करता है कि जो मीटिंग है बोर्ड की क्या होगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पावर होती हैं। सो व्हाट इज अबाउट द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर्स होती हैं। सो इसमें कौन से सेक्शन आएंगे? सेक्शन 173 से लेके 195 तक। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि कितनी बार मीटिंग होगी और कब कब कैसे कैसे मीटिंग्स होंगी। सो जो सेक्शन 173 है वो बताता है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड के बारे में बेसिक चीजें, कि फर्स्ट मीटिंग जो होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जब उसकी इनकॉर्पोरेशन हो गई किसी भी कंपनी की, उसके विद इन 30 डेज होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइप में कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने दिन के अंदर अंदर होती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। सो आप बताओगे विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। अब मिनिमम कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए और क्या क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मिनिमम 4 मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर। हर एक साल मिनिमम कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए? 4 मीटिंग होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। और दो मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? मैक्सिमम 4 महीने का गैप हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 120 डेज का गैप हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसके। A minimum number of 4 meetings of its board of directors every year with a maximum gap of 4 months, or we can say 120 days between the two consecutive meetings. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है वो क्या इन पर्सन ही होनी चाहिए या वीडियो कॉल वगैरह के थ्रू हम कर सकते हैं? तो उसका आंसर है इट कैन बी इधर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स। बट कुछ मैटर ऐसे इतने सेंसिटिव होते हैं जो ऑडियो वीडियो विजुअल मीन्स से हम मानते नहीं हैं। सो उन मैटर्स पे जो डिस्कशन है वो इन पर्सन ही होनी चाहिए। अब आपको पता है कि मीटिंग होनी है, बट मीटिंग की इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक। सो हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एड्रेस पर एटलीस्ट 7 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए कि इतनी डेट को मीटिंग होनी है। ठीक है। सो नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग शैल बी गिवन इन राइटिंग, इन रिटर्न फॉर्म होना चाहिए टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड एटलीस्ट 7 डेज प्रायर, कि कम से कम 7 दिन पहले उसको पता होना चाहिए कि 7 दिन बाद मीटिंग होनी है। अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता तो ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है विच इज अबाउट 25,000 रुपीज। अब अगर 1 पर्सन कंपनी है, ये तो हमने नॉर्मल कंपनीज की बात करी कि एक साल के अंदर अंदर मिनिमम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए। बट अगर 1 पर्सन कंपनी है, क्या उस केस में भी ये जरूरी है कि कितनी मीटिंग होनी चाहिए? अगर 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है या डोरमेंट कंपनी है, तो कम से कम उनको 1 मीटिंग करवानी है ईच हाफ ईयर में। तो मतलब आधे साल में 1 मीटिंग करवानी है, मतलब बेसिकली एक कैलेंडर ईयर में उनको कितनी मीटिंग करवानी है? 2 मीटिंग्स करवानी है। सो आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि इन द केस ऑफ 1 पर्सन, स्मॉल कंपनी या फिर डोरमेंट कंपनी, तीनों में से किसी का भी केस पूछा जा सकता है कि उस केस में कितनी मिनिमम मीटिंग्स होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो आप बताओगे मतलब मिनिमम 1 मीटिंग होनी चाहिए हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में। तो बेसिकली एक साल में 2 मीटिंग्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो 174 सेक्शन है वो बताता है कोरम ऑफ द मीटिंग फॉर द बोर्ड। कोरम मतलब होता है कि मिनिमम इतनी स्ट्रेंथ जो है वो मीटिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ही मीटिंग आगे चालू होगी, वरना वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। सो कोरम का मतलब है कि कितने मिनिमम लोग आने चाहिए उस मीटिंग में। सो इसमें क्या है, मिनिमम क्या है? 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, कि जो टोटल स्ट्रेंथ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उनके 1/3 आने चाहिए या 2 डायरेक्टर्स आने चाहिए। इन दोनों में से जो भी हायर काउंट है वो होना चाहिए। सो विच एवर इज हायर आउट ऑफ दिस टू, वो कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड होता है। सो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स और विच एवर इज हायर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोरम मतलब जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कोई भी बोर्ड मीटिंग होने की, वो क्वालिफाई नहीं होती, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में जो मीटिंग है वो ऑटोमेटिकली एडजर्न्ड मानी जाएगी, मतलब स्थगित कर दी जाएगी उस टाइम पीरियड के लिए, और आगे के टाइम पीरियड के लिए पोस्टपोन हो जाएगी। वो आगे का टाइम पीरियड क्या होएगा? नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। सो एडजर्न होके मीटिंग हो जाएगी टू द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। ठीक है। अब कोई सपोज रेजोल्यूशन पास होना है मीटिंग में, वो कैसे होएगा? वो प्रॉपर्ली सारे डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट टुगेदर होंगे टू ऑल द डायरेक्टर्स एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, कि अगर कुछ भी रेजोल्यूशन पास होता है वो वहां पे मीटिंग में तो डिस्कस हो ही गया, साथ के साथ वो सारा का सारा मैटर प्रॉपर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सारे उनके रजिस्टर्ड एड्रेस में जाएगा जो कि इंडिया में रहते हैं। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी डायरेक्टर कोई गलती कर देता है
और उसकी अपॉइंटमेंट ही बेकार होती है, मतलब जो उसकी अपॉइंटमेंट होती है उसमें ही डिफेक्ट होता है, दैट विल नॉट इनवैलिडेट द एक्शंस टेकन। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ने कुछ गलती कर दी, बहुत ही बड़ा घपला कर दिया, बाद में उस पता लगा कि जो डायरेक्टर था उसकी अपॉइंटमेंट में ही डिफेक्ट्स थे, मतलब वो डायरेक्टर बनने लायक ही नहीं था, तो वो जो डायरेक्टर ने गलतियां की हैं दैट विल नॉट इनवैलिडेट द एक्शंस टेकन बाय द डायरेक्टर। ठीक है। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें ऑडिट कमेटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी शेल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। उनको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है जिसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक ऑडिट कमेटी बिठानी पड़ती है जिसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं और उन 3 डायरेक्टर्स में भी मेजॉरिटी में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। इतना क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। अब ये कमेटीज क्या है, देखो सबको ऑडिट कमेटी के बारे में तो क्लियर हो गया कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी बनाते हैं जिसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं और जिसमें से मेजॉरिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। उसके अलावा हम 2 और कमेटीज की बात करेंगे विच इज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड सेकंड वन इज स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। ठीक है। अब रेम्यूनरेशन कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी में क्या होता है, दे इट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये नंबर्स थोड़े से क्रूशियल हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी होती है इसमें 3 या 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और जिसमें से एटलीस्ट हाफ क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी किस केस में बनाई जाती है। तो इसका आंसर आप क्या मार्क करोगे कि जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है वो इस केस में बनती है जिसमें मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स या एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स होते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। सो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टेक होल्डर्स रिलेशन, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे भी ये नंबर 1000 के पार चला गया इन एट एनी टाइम इन अ फाइनेंशियल ईयर, बेशक वो शेयर होल्डर्स का हो, डिवेंचर होल्डर्स का हो, डिपॉजिट होल्डर्स का हो या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर्स का हो, उस केस में कंपनी को क्या बनानी पड़ेगी, साथ में एक स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ेगी। अब बोर्ड की क्या क्या पावर्स होती है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पावर्स मेंशन करी है बोर्ड की ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग सके कि व्हाट आर द पावर्स इन हैंड ऑफ अ बोर्ड। बोर्ड क्या कर सकता है, अगर कोई शेयर होल्डर ने कोई मतलब शेयर होल्डर से कॉल रेज करवानी है, मेक अ कॉल ऑन शेयर होल्डर्स कि कोई पैसा अनपेड है ऑन द शेयर्स, सो उनसे कॉल रेज करवानी है वो करवा सकते हैं। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं इंक्लूडिंग डिबेंचर्स वेदर इन इंडिया और वेदर आउटसाइड इंडिया। फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन्स को ग्रांट कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, अमालगमेशन की परमिशन, मर्जर की परमिशन, रिकंस्ट्रक्शन की परमिशन, मतलब ये सारी पावर हैं बोर्ड की। बोर्ड के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, बट कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो बोर्ड के पास नहीं होती हैं। देयर आर सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ बोर्ड। वो क्या है कि उस केस में क्या होता है, बोर्ड डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, उस केस में उनको कंपनी से एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। ये कुछ चीजें हैं जिस पर बोर्ड रिस्ट्रिक्टेड है, बोर्ड के पास ये पावर नहीं है। अगर वो चाहे तो कंसेंट ऑफ द कंपनी लेके मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के ये सब कर सकती है। मतलब अगर उसे पूरा का पूरा सेल करना है, लीज करना है या डिस्पोज करना है पूरी की पूरी कंपनी को, या इन्वेस्ट करना है ट्रस्ट सिक्योरिटीज में। ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर या अमालगमेशन। कई बार क्या होता है कि जो बोरोइंग होती है वो एक्सीड होती है उसकी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से एंड फ्री रिजर्व से, तो वो सब कुछ बोरो करना है तो भी उसको स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी से पास करवाना पड़ेगा। या फिर कोई रिमिट करवाना है या रीपेमेंट करनी है एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर, सो ये पावर बोर्ड के पास नहीं होती है, इस केस में उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू अ बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स एक्सेट्रा। तो कंपनी परमिशन लेके ये सब कर सकती है इन अ जनरल मीटिंग। अगर इस केस में जो परसेंटेजेस हैं वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो उस केस में कंपनी को प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में, एंड कंपनी कैन कंट्रीब्यूट टू अ बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि क्या प्रोहिबिशंस हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। क्या एक कंपनी पॉलिटिकली कंट्रीब्यूट कर सकती है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनीज के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस को लेके। तो सबसे पहले हम अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं, मतलब वो कंपनी, हम ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मल कंपनी की बात करें, कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू अ पॉलिटिकल पार्टी। सो फर्स्टली अगर आपसे पूछा जाए क्या एक कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है, तो इसका आंसर है यस, इट कैन कंट्रीब्यूट।
ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, पहला तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती, और दूसरा कंपनी विच हैज एन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, कि वो वाली कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर है वो भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। तो ये दो कंडीशन है। नेक्स्ट, अगर कोई भी कंपनी कंट्रीब्यूट करती है तो उसको अपने नाम के साथ ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर कोई इन चीजों का वो वायलेशन करती है तो उस केस में उसको फाइन देना पड़ सकता है। कितना फाइन देना पड़ेगा कंपनी को? 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट फॉर कंट्रीब्यूटेड, कि जितना पैसा कंट्रीब्यूट करा है उसका 5 टाइम्स कंपनी को क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। और अगर कोई ऑफिसर घपलेबाजी करता है तो उसको 6 मंथ्स की सजा भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट। ठीक है, तो हाँ, कंपनीज कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी एंड अ कंपनी व्हिच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोर्ड कंट्रीब्यूशन कर सकता है टू द नेशनल डिफेंस फंड? तो हाँ, बोर्ड कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट जो जितनी भी अमाउंट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टर का कोई खुद का इंटरेस्ट है वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लोन मिल सकता है डायरेक्टर को? सो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग, नो लोन टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर, ना तो किसी डायरेक्टर को, ना ही कोई ऐसा पर्सन जिसको डायरेक्टर चाहता है लोन दिलवाना, वो उसको लोन नहीं मिल सकता। अगर कंपनी ऐसा कुछ करती है तो 5 लाख रुपीज तक का या फिर एक्सटेंड होकर 25 लाख रुपीज तक का फाइन लग सकता है। और जो डायरेक्टर है उसको 6 मंथ की जेल हो सकती है और फाइन लग सकता है 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपीज तक का, या फिर जेल और जो फाइन है वो दोनों लग सकते हैं। सो लोन टू डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन टू होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, क्या जो कंपनी है वो लोन या इन्वेस्टमेंट मतलब कर सकती है? सो इट कैन मेक इन्वेस्टमेंट अप टू 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो बेसिकली जो कंपनी है वो 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज में कर सकती है। सो अ कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, या उसकी सब्सिडरी हो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी, उस केसेस में कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बट नो लोन टू अ पर्सन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट और गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद लोन, कि बट कोई ऐसा लोन नहीं देगी किसी पर्सन को या बॉडी कॉर्पोरेट को, या गारंटी या सिक्योरिटी नहीं देगी कंपनी। ठीक है, no company acquired by way of subscription, purchase or otherwise securities of any other body corporate exceeding 60% of its paid or share capital, free reserves and securities premium account, या तो ये कंडीशन लग जाती है, या 100% of its free reserves and securities premium account whichever is more। so इस केस में भी कंपनी नहीं कर सकती है सब्सक्रिप्शन। सो नो इन्वेस्टमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट अ मीटिंग, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसी नहीं करेगी जब तक मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं उनका कंसेंट ना मिल जाए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं कंपनी के ऊपर, तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी जब तक सारे के सारे डायरेक्टर्स जो कि मीटिंग में प्रेजेंट हैं उनका कंसेंट नहीं मिल जाता। और कंपनी को एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है जिसमें कंपनी बताती है कि वो कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर रही है। और एक और चीज कंपनी को ध्यान रखनी है कि कोई भी लोन कंपनी नहीं देगी एट इंटरेस्ट रेट लोअर देन द प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कि जो भी टेन्योर चल रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर क्या लोन मिल रहा है, सो उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ वो कंपनी डील नहीं करेगी। ठीक है, और इसमें यह है कि जो ये प्रोविजंस है इस सेक्शन की, ये कुछ कंपनीज पर अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें, तो बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें, इनका तो मेन काम ही ये है। सो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 186 डज नॉट अप्लाई टू अ बैंकिंग कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, टू अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड टू सच कंपनीज। ठीक है, और जितने भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो कंपनी अपने नाम पे करेगी। अगर कंपनी अपने नाम पे नहीं करती है तो उनका प्रॉपरली रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें सारे के सारे पर्टिकुलर्स होंगे कि किसके नाम पे कौन सी ट्रांजैक्शन करी गई है। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंपनी कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करेगी जो रिलेटेड पार्टी के साथ हो, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर कंपनी ऐसा करनी चाहती है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंसेंट के साथ एक रेजोल्यूशन पास करके ही कर सकती है। ये मैं आपको बेसिकली ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि क्या है हमारे चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेगी कंपनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स करते हैं जिसमें डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं, और वो प्रॉपर अपनी अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर अपने जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रहता है मैनेजिंग एंड होल टाइम डायरेक्टर्स का? आई होप सबको चैप्टर 12 का थोड़ा बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि क्या क्या है, क्या क्या सेक्शंस है चैप्टर 12 में। सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग एंड होल टाइम डायरेक्टर्स? तो प्रॉपर एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब भी मैनेजिंग एंड होल टाइम डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, और वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है। ये इस सेक्शन की जो प्रोविजंस है वो प्राइवेट कंपनी के केस में अप्लाई नहीं होती हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई आपका डायरेक्टर है, उसने बहुत ज्यादा लॉस कर दिया कंपनी को, तो वो क्या होगा, कोई भी डायरेक्टर कोई भी ट्रांसफर वगैरह नहीं करेगा, कोई भी पेमेंट वगैरह रिसीव नहीं करेगा। हाउएवर जो ये प्रोविजंस हैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर इन केस कोई डायरेक्टर पेमेंट ले लेता है तो उसको माना जाएगा कि जो भी उसने ट्रांजेक्शन्स करी हैं वो इन द ट्रस्ट ऑफ कंपनी करी हैं। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस नहीं करेगी, बट बोर्ड मीटिंग में ये भी ट्रांजैक्शंस अलाउ कर दी जाती हैं। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बाय 1 पर्सन कंपनी, तो उस केस में भी मेमोरेंडम फाइल किया जाता है। मेमोरेंडम में सारी टर्म्स लिखी जाती हैं और रजिस्ट्रार में भी बताया जाता है कि 15 डेज के अंदर अंदर कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री हुई है। Prohibition on forward dealing in securities of a company by a director and key managerial person. एंड इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा कंपनीज एक्ट का। इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिटेड है। ये सेक्शन आप हमेशा याद रखोगे, सेक्शन 195 ऑफ चैप्टर हमारा 12। तो कंपनी में कोई भी पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस एन एक्ट ऑफ सब्सक्राइबिंग, बाइंग, सेलिंग और डीलिंग in any kind of securities by any director or key managerial personnel or any other officer of the company जिसके पास नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, क्योंकि उस वे से वो प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकता है। सो इनसाइडर ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अगर आपके पास नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो आप ना ही शेयर बेचोगे, ना ही डील करोगे, ना ही सेल करोगे, ना ही सब्सक्राइब करोगे। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास ऐसी है जो मटेरियली इफेक्ट करेगी प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज पर। और अगर ऐसा पाया जाता है कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 लाख रुपीज से लेके 25 करोड़ रुपीज तक का फाइन लग सकता है, या फिर 3 टाइम्स ऑफ द जितना आपने प्रॉफिट कमाया है इनसाइडर ट्रेडिंग का, विच एवर इज हायर, वो भी लग सकता है, या फिर सजा और फाइन दोनों लग सकते हैं। सो द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, विच इज imprisonment of 5 years up to 5 years and 5 लाख से लेके 25 करोड़ रुपीस का फाइन, और या फिर 3 अमाउंट्स ऑफ द प्रॉफिट्स यू मेड। तो सेक्शन 12 जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है कंपनीज एक्ट का, इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज इन द चैप्टर 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।